सघन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से एशिया के मानसूनी क्षेत्रों में होती है, जिसके दो उपभेद हैं। पहला चावल प्रधान गहन कृषि और दूसरा चावल रहित कृषि क्षेत्र। इन दोनों में जो विभाजन किया जाता है वो उन क्षेत्रों में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर किया जाता है। चावल प्रधान गहन कृषि 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है तथा चावल विहीन गहन कृषि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में मानसूनी वर्षा होती है तथा शीतकाल शुष्क होता है। इन क्षेत्रों में उन्नत प्रकार की सघन गहन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसमें चावल मुख्य फसल होती है। इस क्षेत्र के द्वारा विश्व की जनसंख्या के बहुत बड़े भाग का भरण पोषण किया जाता है। पूर्वी सघन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से चीन, जापान, कोरिया, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस और जावा के भाग सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में फसलों को भूमि से अधिक उत्पादन लेने के लिए फसलों में बहुत सा खाद और सिंचाई देकर कृषि की दक्षता द्वारा अधिक उपज प्राप्त की जाती है। क्योंकि इन देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जनसंख्या अधिक है, तो अधिक जनसंख्या की जो मांग है उस मांग की पूर्ति सघन कृषि के द्वारा ही संभव है। अधिक जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए सघन निर्वाह कृषि की जाती है। मांग को पूरा करने के लिए सघन गहन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसमें उर्वरकों की सहायता से सीमित क्षेत्र पर अधिक उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें धान, चावल, सोयाबीन, दालें, मोटा अनाज जिसमें काओलियांग, ज्वार इत्यादि तथा गेहूँ, तिलहन और सब्जियाँ। प्रतिवर्ष 2 या 3 फसलें उत्पन्न की जाती है, जिनमें चावल अधिक वर्षा वाले या सिंचाई वाले क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है और मोटे अनाज और गेहूँ जो कम वर्षा के क्षेत्रों में उत्पन्न किए जाते हैं। यहाँ की जो सघन गहन निर्वाह कृषि है उसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। खेत का आकार छोटा होता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण और उत्तराधिकार के नियमों के कारण उस बड़े क्षेत्र का उपविभाजन होता रहता है और जिसके कारण खेत का आकार छोटा होता है। मानव श्रमिक अर्थात श्रमिकों द्वारा साधारण औजारों की सहायता से जैसे खुरपा, फावड़ा, हल इत्यादि के प्रयोग द्वारा कृषि की जाती है। खेत को जोतने के लिए तथा सिंचाई के लिए प्राय पशुओं का उपयोग किया जाता है। कटी हुई फसलों तथा अनाज आदि को ढोकर ले जाने के लिए बैलगाड़ी, बैसा, बुग्गियों इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि जो मुख्य कार्य है वो मानव श्रम और पशु श्रम इनके माध्यम से पूर्ण किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर की खाद, मनुष्य के मल की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद का सावधानी से निरंतर प्रयोग किया जाता है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फसलों के हेरफेर द्वारा भी मिट्टियों के उपजाऊपन को बरकरार रखा जाता है। आवश्यकता अनुसार फसलों की सिंचाई की जाती है। द्विफसली तथा अंतरफसली विधि द्वारा कृषि की जाती है, अर्थात एक ही खेत में एक फसल के बीच में दूसरी फसल को बोकर, जैसे सोयाबीन की पंक्तियों में गोभी बोकर भूमि का वर्ष भर पूरा उपयोग किया जाता है तथा भूमि से अधिकाधिक उत्पादन लिया जाता है। खेतों की भूमि को समतल बनाने के लिए उच्च भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना कर खेती की जाती है। सबसे अधिक भूमि पर अनाजों तथा साग सब्जियों का उत्पादन होता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही अधिकतम जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। कपास, जूट इत्यादि कच्चे मालों को केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादित किया जाता है। पशुओं का पालन किया जाता है ताकि कृषि में प्रयोग किया जा सके, क्योंकि जनसंख्या इतनी अधिक होती है कि अनुत्पादन हेतु भूमि की मांग अधिक है और इन क्षेत्रों में पशुओं के लिए विस्तृत जगह खाली नहीं छोड़ी जाती। चीन आदि देशों में सूअर मुर्गे सबसे ज़्यादा पाले जाते हैं।
और इनके मुर्गी पालन और सूअर पालन के लिए चरागाह की आवश्यकता नहीं होती और ये घरेलू कूड़े कचरे पर पल जाते हैं तथा मेले से बस्ती की सफाई भी कर देते हैं। इस प्रकार की कृषि में छोटे छोटे केंचुओं से भी ऊंची उपज प्राप्त की जाती है, मिट्टी से अधिकतम उत्पादन लिया जाता है और भूमि के प्रत्येक भाग से अधिक उत्पादन किया जाता है। परंतु जो सघन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश है उसमें मानव श्रम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और मानव श्रम के आधार पर ही इसका सघन गहन निर्माण कृषि प्रदेश में उत्पादन होता है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भूमध्य सागर के समीपवर्ती देश जैसे स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली प्रायद्वीप, यूगोस्लाविया, बाल्कन प्रायद्वीप, सीरिया, इजराइल, अफ्रीका के उत्तरी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया की घाटी, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में केप प्रांत एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी न्यूजीलैंड में इस प्रकार की कृषि मिलती है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो हम यहाँ शीतकाल में पछुआ पवनों से वर्षा होती है जिसकी मात्रा 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रीष्मकाल शुष्क एवं धूपदार होता है। ग्रीष्मकाल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्षा की प्रकृति अनियमित एवं अनिश्चित है। कभी कभी शुष्क चक्रों का भी अनुभव किया जाता है। यहाँ पर ऐसी वनस्पति उगती है जो शुष्कता सहन कर सके। यहाँ मिलने वाले वृक्षों में मुख्य रूप से कॉर्क, जैतून, ओक तथा अंजीर और चैपरेल प्रकार की झाड़ियाँ तथा घासों की प्रधानता मिलती है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के विकास की जब हम बात करें तो अब तक 3 युग देखे जा सकते हैं, जो हैं 1300 ईस्वी तक आरंभ में भूमध्य सागरीय कृषि भूमध्य सागरीय बेसिन तक सीमित थी, जो कि पूर्ण रूप से निर्वाह कृषि थी। 1300 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक यूरोप में औद्योगिक तथा सांस्कृतिक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप कृषि पदार्थों का निर्यात दूरस्थ क्षेत्रों में होने लगा। कृषि व पशु पदार्थ पश्चिमी यूरोप से एंग्लो अमेरिका तक पहुंचने लगे। 1880 के बाद में उत्तर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में औद्योगिक क्रांति, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, परिवहन के साधनों के विकास, प्रशीतक यंत्रों के आविष्कार के फलस्वरूप भूमध्य सागरीय कृषि का तेजी से विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व का 90% जैतून का ऑयल, 50% शराब, अंजीर व मुनक्का आदि भूमध्य सागरीय से क्षेत्रों से ही प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट है कि भूमध्य सागरीय जो कृषि का क्षेत्र है उसके विकास पर आधुनिकीकरण, नवीन तकनीकों के विकास और परिवहन के नवीन साधनों के विकास का व्यापक प्रभाव पड़ा है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं वो इस प्रकार से हैं। इन प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की फसल, पशुपालन तथा बागवानी होती है। भूमध्य सागरीय फसलें 3 प्रकार की हैं, जो हैं शीतकालीन खाद्यान्न एवं सब्जियां। शीतकाल में गेहूं, जौ और मक्का प्रमुख खाद्यान्न है, जो जाड़े की माइल्ड ऋतु के आरंभ में बोए जाते हैं और शीतकालीन वर्षा से ये फसलें बढ़ती है और बसंत तथा गर्मी की शुष्क ऋतु में पककर तैयार हो जाती हैं। यहाँ सब्जियों में मुख्य रूप से आलू, मटर, सेम, गाजर, बंद गोभी, टमाटर, प्याज, चुकंदर आदि का उत्पादन किया जाता है। यह सब्जियाँ घरेलू मांग पूर्ति से अधिक मात्रा में उगाई जाती है और उन शीत प्रधान देशों को निर्यात कर दी जाती है जिनसे शीतकालीन पाले के कारण इनका उत्पादन नहीं हो सका। ग्रीष्मकालीन फसलें। ग्रीष्मकालीन फसलों के अंतर्गत ग्रीष्मकाल में यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, इसलिए फसलों की सिंचाई की जाती है। इन ऋतुओं में पशुओं के लिए चारे की फसलें यथा क्लोवर घास, अल्फा घास, तूपाइन, बरसीम आदि चारा फसलें, सब्जियां तथा सिंचित फल उत्पादित किए जाते हैं। सिंचित फसलों में मुख्य रूप से अंगूर है, जिसमें ग्रीष्मकालीन धूपदार मौसम से गुद्दा, रस और मिठास बढ़ जाती है। अगस्त सितंबर में अंगूर पककर तैयार हो जाते हैं, अक्टूबर तक बाजार में पहुंच जाते हैं। सेब, नाशपाती, आलूचा आदि फल भी अक्टूबर में बाजार में पहुंच जाते हैं। चुकंदर की फसल भी सिंचाई की सहायता से की जाती है। असिंचित जो फल हैं उनमें जैतून, खुबानी, कुछ अंगूर तथा सूखे मेवों का उत्पादन बिना किसी सिंचाई के हो जाता है। जहाँ 35 सेंटीमीटर से
अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में अंगूर का उत्पादन बिना सिंचाई के संभव हो जाता है। जैतून भूमध्य सागरीय जलवायु का ही फल है। विश्व का 90% जैतून इन्हीं क्षेत्रों से उत्पादित होता है क्योंकि ये शुष्क गर्मी को सहन करता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से खट्टे रसदार फल जैसे संतरा, चकोतरा, नींबू, नारंगी इत्यादि भी बहुतायत में उत्पादित होते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में भूमि का बहुत सा भाग पर्वतीय है जिसमें सिंचाई करना कठिन होता है। सिंचित कृषि का क्षेत्रफल कम होने के कारण यह भी है कि वहाँ सिंचाई के लिए जल की पर्याप्त मात्रा नहीं है। इसलिए भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ऐसे अनाजों का उत्पादन होता है जो ग्रीष्मकालीन शुष्क ऋतु को सहन कर सके। उनमें मुख्य रूप से गेहूँ, जौ और मक्का है। पशुपालन इस क्षेत्र में 2 प्रकार का होता है। चारे की फसलों पर पाले गए डेयरी तथा मांस के पशु जैसे और सूअर। चारागाहों में प्राकृतिक घास पर चराई जाने वाली भेड़ बकरियां जिनसे भोजन का मांस, वस्त्रों के लिए ऊन और बाल तथा कई प्रकार की खालें प्राप्त होती है। व्यापारिक कृषि भूमध्य सागरीय कृषि के 2 उपभेद हैं, उद्यानिक कृषि और शुष्क कृषि और पशुचारण। उद्यानिक कृषि में फलों का उत्पादन व्यापारिक दृष्टिकोण से होता है जिनमें साइट्रस फ्रूट्स, आड़ू, अंगूर, अंजीर, बादाम, टमाटर और सब्जियां औद्योगिक बाजारों को भेज दिए जाते हैं। अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। टर्की की सुल्ताना किशमिश बहुत प्रसिद्ध है। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग धंधे भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र के सभी देशों में स्थापित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया घाटी फल उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शुष्क कृषि और पशुचारण का व्यवसाय भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित पठारी तथा उच्च भूमि क्षेत्रों में होता है जैसे स्पेन, इटली के एपिनाइन पर्वत श्रेणी, बाल्कन प्रायद्वीप और युगोस्लाविया की उच्च भूमियाँ। भूमध्य सागरीय कृषि प्राचीन व एवं नवीन कृषि पद्धतियों का अद्भुत मिश्रण है। इस प्रदेश में कृषि की विविधता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भूमध्य सागरीय बेसिन में जीविका नवाकर्षण हो रही है एक और, तो दूसरी ओर नई संस्कृति के अपनापन के कारण व्यापारिक कृषि का भी विकास हुआ है। धन्यवाद।